मोहित जी, आप किसान आंदोलन में खड़े हुए हैं और किसान आंदोलन के लिए एक सबसे बड़ी खबर ये है जी कि राकेश टिकैत जी को आइकॉन अवार्ड के लिए उनका नाम सम्मानित किया गया लंदन में से। जी 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 देखिए, उसमें बहुत बड़े गर्व की बात है कि कोई भारत से आइकॉन अवार्ड के लिए चिन्हित किया गया है, और ये तो बहुत समस्त पूरे भारत के लिए गौरव की बात है। और हम इसमें उनका बहुत बहुत भारत देश का जो है गौरव बढ़ाया है उन्होंने, इसलिए हम उनका सम्मान प्रकट करते हैं। और पूरे जो किसान हैं और तमाम लोग जो हैं वो भी उनका आभार बहुत बहुत प्रकट करते हैं। और उनका इस पूरी लड़ाई में एक विशेष जो योगदान रहा है उसमें भी उनकी एक अहम भूमिका रही है। तो उनको अगर अवार्ड से सम्मानित किया जाता है तो एक बहुत बड़ी बात है। हिंदुस्तानी होने के नाते हमें बहुत गर्व महसूस होता है अपने आप के ऊपर। जिन लोगों पे ब्लेम लगाया गया कि ये किसान नहीं है, खालिस्तानी है, जी, उस व्यक्ति को आज सम्मान मिल रहा है हाँ, लंदन में। बिल्कुल। देखिए, ये बहुत गौरव की बात है कि एक जिनको आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आंदोलनजीवी, गुंडा, मवाली और तमाम तरीके के शब्दों से संबोधित करती थी भारत देश की गोदी मीडिया हो, चाहे भारत देश के कुछ नेता हों, चाहे भारत देश की भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हों जो आंदोलनजीवी कहते थे संसद के पटल पे खड़े होकर। तो आज ये उन सब के मुंह पे एक उनकी जबान को बंद करने के लिए मैं कह सकता हूँ कि एक उनके मुंह पे एक कड़ा तमाचा है कि एक हिंदुस्तान के व्यक्ति को एक आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया जाना एक अपने आप में एक बहुत बड़े गौरव की बात है कि इसमें नरेंद्र मोदी का नाम नहीं है, इस सूची के अंदर नरेंद्र मोदी का नाम नहीं है, सूची में अमित शाह का नाम नहीं है, इस सूची में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, दंगाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अजय सिंह बिष्ट का नाम नहीं है, इसमें नाम है तो राकेश टिकैत का, तो जो बहुत ही गर्व की बात है। आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हो दंगाई मुख्यमंत्री, वो तो कहते हैं कि हमने दंगाइयों को यूपी से खदेड़ दिया है, या तो जेल में है या यूपी से बाहर है। नहीं, देखिए सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, सुनिए, ना तो कोई जेल में है, सब के सब भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, सारे के सारे, ठीक है ना। जिसने एक बेटी के साथ बलात्कार किया वो बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर भारतीय जनता पार्टी का एमएलए ही था, ये बात पूरा देश कभी नहीं भूल सकता। दूसरी बात ये कि अभी आपने देखा कि लखीमपुर खीरी में जो किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई थी वो किसका बेटा था, वो पूरे देश को पता है, आप नहीं छिपा सकते हैं इस बात को, आप कितनी भी कोशिश कर लें। आपके गोरखपुर के अंदर जब एक व्यक्ति को, मनीष गुप्ता को, आपकी पुलिस घुस के मारती है, वहां पर होटल के अंदर उसको मार दिया जाता है। आपके राज्य में एक लड़का जो है वो टंकी से आत्महत्या कर लेता है। टंकी से कौन आत्महत्या करता है? तो आपने जो कहा ना कि दंगाई, मैंने जो कहा गलत नहीं कहा है, मैंने बहुत सोच समझ के इस वर्ड का इस्तेमाल किया है। आपके पास पहले अयोध्या का मुद्दा था, अब आपके डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मथुरा और काशी को लेकर ट्वीट करते हैं। तो आपका सीधा उपदेश यही है कि देश के अंदर कास्टलिज्म के नाम पे, जातिवाद के नाम पे सांप्रदायिक दंगे भड़काए जाएं। तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? मंदिर बनवा रहे हैं, वो दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? मंदिर खाएगा क्या? आपको शर्म नहीं आती? आप बोल रहे हैं कि दिक्कत क्या है? देश जो है वो सांप्रदायिक दंगों की आग में जल जाएगा। आप एक बात मुझे बताइए, मैं मंदिर में जाके क्या करता हूँ? ईश्वर की आराधना। आप मस्जिद में जाके क्या करते हैं? बताइए। आप अल्लाह को याद करते हैं अपने, यही तो करते हैं। तो अगर मैं मंदिर के आगे सर झुकाता हूं या मस्जिद के आगे सजदा करता हूं तो वो मेरे कर्म में लिखा जा रहा है। हम दोनों जगह ईश्वर को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। और कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी मजहब दंगे और फसाद करना नहीं सिखाता। ये सिखाता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का धर्म। आप इस बात को समझिए। और आप कहते हैं कि इसमें है क्या? मैं आपको बता दूं कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और उत्तर प्रदेश के मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट, दोनों में होड़ लगी पड़ी है कि कौन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। डिप्टी सीएम सीएम बनना चाहते हैं और सीएम दोबारा से सीएम बनना चाहते हैं। इसीलिए डिप्टी सीएम हिंदुत्व की राजनीति का पाठ पढ़ा रहे हैं लोगों को, और वो देख रहे हैं कि कौन ज्यादा बड़े दंगे फसाद कराएगा वही मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नजर में तो वही बड़ा नेता है जो ज्यादा दंगे फसाद कराता है। कपिल मिश्रा, उसने दंगे फसाद कराए, उसको Y+ की सिक्योरिटी मिलती है, भारतीय जनता पार्टी में उसका स्वागत किया जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में अब आप केशव प्रसाद मौर्य को देख लीजिए। मेरे ख्याल से आईपीसी की धारा 124A के तहत उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि वो देश के अंदर सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी भी शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे, बेरोजगारी के नाम पे, हेल्थ के नाम पे, बढ़ते बिजली के बिल के दाम पर और जो शिक्षक भर्ती है उनके नाम पे कभी वोट नहीं मांगती। रोजगार के नाम पर इसलिए नहीं मांगती क्योंकि वो जानती है कि रोजगार के नाम पर अगर बीजेपी वोट मांगेगी तो रोजगार उन्होंने लोगों को दिया नहीं है, तो पब्लिक जूते और चप्पल मारेगी इन्हें रोजगार के नाम पर। इसलिए हिंदू और मुस्लिम कराने में भारतीय जनता पार्टी माहिर है। मोहित जी, अभी आपने कहा कि देश के गर्व की बात है जी कि राकेश टिकैत को आइकॉन अवार्ड दिया जाएगा। जी, ये नाम उसमें है जी। वो लोगों का क्या होगा जो लोग एक साल से वही राकेश टिकैत का विरोध कर रहे हैं? खालिस्तानी, माओवादी सब बता रहे। हाँ, तो उन्हों के मुंह पे मैंने कहा तो उनके मुंह पे तो कड़ा तमाचा पड़ गया। सरकार हो, देखिए सरकार की आदत है थूक के चाटने की। सरकार को ये बिल वापस लेना था, ये बात हम आपको पहले दिन से कह रहे थे, लेकिन सरकार इस बिल को पहले दिन अगर वापस लेती तो 650 से ज्यादा जो किसान भाई शहीद हुए वो अपने घर के अंदर होते। देश की मीडिया जब इस बिल को लेके आया जाता है आनन फानन के अंदर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर, सदन के अंदर लेके आया जाता है, तो इसको आनन फानन में पारित कर दिया जाता है। तो जो मीडिया है वो इस बिल के फायदे गिनाती है। उसके बाद आनन फानन में तत्काल इस बिल को वापस भी लिया जाता है। तो देश की मीडिया इस
जो इसके जो नुकसान है उनको गिनाना शुरू कर देती अच्छा, है। मोहित तो जी, मीडिया की हर तरफ से किरकिरी आगे शुरू आपने है। कहा कि 600 किसान जो है यहाँ पे जी। शहीद हुए हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि हमारे पास कोई डेटा नहीं है। देखिए, सरकार के पास में सीधी सी बात है, 2014 से पहले सभी किसान जो आत्महत्या करते थे उनका डेटा सरकार के पास अवेलेबल है, जो पुरानी गवर्नमेंट है। लेकिन अगर आप सरकार से 2014 के बाद का डेटा मांगेंगे किसान की आत्महत्या का, सरकार के पास वो डेटा अवेलेबल नहीं है। कोरोना के काल में कितने माइग्रेंट, कितने मजदूर मरे, सरकार के पास में उसका डेटा अवेलेबल नहीं है। ऑक्सीजन की कमी के कारण कितने लोग मरे, सरकार के पास में उसका डेटा अवेलेबल नहीं है। कितने किसान भाई यहाँ पर इस आंदोलन के चलते 1 साल से ज्यादा शहीद हुए, सरकार के पास उस चीज का डेटा नहीं है। अब ये डेटा सरकार के पास नहीं आएगा तो किसके पास आएगा? असल में ये सारे डेटा सरकार की नाकामयाबी के डेटा हैं, इसलिए सरकार के पास डेटा सब चीज का है, लेकिन सरकार जनता के सामने बताना नहीं चाहती है, क्योंकि अगर जनता के सामने आ गया तो वोट तो मिलने वाला है नहीं, और उल्टा जनता इनका जूते से स्वागत और कर देगी। तो इसलिए इस डेटे को जनता के सामने रखना नहीं चाहते हैं खुद ही। नहीं तो अभी वो तो कह रहे हैं कि जब कृषि कानून वापस हो गए तो बैठने की जरूरत क्या है किसानों को? देखिए, कृषि कानून वापस हुए तो इस 1 साल के दौरान किसानों के ऊपर मुकदमे भी दर्ज हुए, ठीक है ना। तो किसान चाहता है वो मुकदमे भी वापस हों, किसान की जो कर्ज की राशि है वो भी माफ हो, किसान के ऊपर जो 50,000 से ज्यादा मुकदमे वो वापस हों। इसके अलावा जो किसान की जमीन को जब्त किया गया है वो जमीन उसको वापस मिले, तो किसान अपने घर चला जाएगा, उसको लेकिन बैठने का शौक थोड़ी है। आरोप लग रहा है, अभी मीडिया में चल रहा है कि ये कहीं ना कहीं यूपी में योगी जी को हराने के लिए बैठे हैं। देखिए, यूपी में इनका योगी को, मकसद केवल यही है कि बीजेपी को हराना। बीजेपी को हराना, देखिए बीजेपी को हराने की जरूरत नहीं है। बीजेपी तो एक ऐसी पार्टी जो खुद ही हार जाएगी, अब इस देश की जनता के आगे खुद ही हार जाएगी, इस देश के प्रजातंत्र के आगे हारना पड़ेगा उसे, भारतीय जनता पार्टी को। और वो पार्टी जो देश में जातिवाद के दंगे कराएगी, सांप्रदायिकवाद को बढ़ावा देगी, दंगे करवाने का काम करेगी, आपको लगता है वो पार्टी सत्ता में रहनी चाहिए? उसका तो हारना ही देश के लिए बेहतर है। अगर उत्तर प्रदेश को वाकई आपको उत्तम प्रदेश बनाना है और अपने बच्चों की बेहतरी के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को रोजगार मिले, तो आपको भारतीय जनता पार्टी को हराना होगा। नहीं तो अगर आप अपने बच्चों से चाय बिकवाना चाहते हैं, पकौड़े तलवाना चाहते हैं, या उनसे चौकीदारी करवाना चाहते हैं, तो ही आप भाजपा को वोट दें, अन्यथा आप भाजपा को वोट ना दें। सीधी सी बात है। वो तो कह रहे हैं कि कृषि कानून तो एक बहाना है, असली टारगेट तो बीजेपी को हराना है। तो आपका भी तो सिर्फ, आपके लिए भी तो हिंदुत्व सिर्फ एक बहाना है, बाकी असली टारगेट तो आपके लिए कुर्सी को दोबारा से पाना है। आपके लिए भी तो सिर्फ बहाना है। आप कौन से हिंदुत्व की बात करते हैं, कौन से फर्जी हिंदुत्व? यहाँ पर इतने सारे लोग खड़े हैं, आपको शर्म नहीं आती कि इतनी ठंड के दौरान इतने बुजुर्ग यहाँ पर खड़े होते हैं, आपको शर्म नहीं आती? ये बुजुर्ग यहाँ खड़े हुए हैं, ये भी तो हिंदू हैं, बताइए ना। आप इन्हें हिंदू नहीं मानते, मतलब जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं देता वो हिंदू नहीं है। ये किसान जो 650 से ज्यादा शहीद हुए, देश की आधे से ज्यादा आबादी हिंदुओं की है। तो कोरोना के काल में सबसे ज्यादा कौन मरे होंगे? हिंदू। किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा कौन मरे? हिंदू। योगदान सभी धर्म के लोग का है। आप यूं कहते हैं कि भैया सिख हिंदू नहीं है, आप कहें कि दलित हिंदू नहीं है, तो ये गलत है। हम तो सीधे तौर पे कहते हैं इस देश के अंदर, ये देश हिंदुस्तानियों का देश है, ये एक भारत देश है। यहाँ पर जब सरेआम, आपको मैं बता दूं कि आज अगर हिंदू धर्म जिंदा है ना, तो उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है तो सिख धर्म के लोगों को। जब हिंदू बहन बेटियों की इज्जत और आबरू लूटी जा रही थी, तब इन्होंने बचाने का काम किया, वरना आज हिंदू धर्म बचता ही नहीं। तो ये लोग जब माफी वीर सावरकर से जब माफी मांग रहे थे ना, तब हमारे देश के क्रांतिवीर फांसी का फंदा चूम रहे थे। लेकिन कहा जाता है कि बीजेपी के आने से हिंदुत्व का परचम लहराते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। राम और कृष्ण का अस्तित्व योगी और मोदी के साथ से नहीं है। राम और कृष्ण का अस्तित्व तो योगी और मोदी से पहले का भी है। और ये देश हिंदुस्तान है, हमारा देश अतिथि देवो भव का देश है, हमारा देश वसुदेव कुटुंबकम का देश है। हमारे देश में सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को एक ही नज़र से देखा जाता है, और हमारा देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का देश है।